अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लाउड नेटिव, अगर हम इसको नाम देना कि हम ये सारी टेक्नोलॉजी सीख के क्या बन जाएंगे, और अगर हम ये टैगलाइन लगाना शुरू करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग टैगलाइन बनती है, क्लाउड नेटिव अप्लाइड एआई एजेंटिक डेवलपर। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्लाउड नेटिव क्लाउड भी पढ़ रहे हैं, डोकर कुबरनेटिस उसकी को भी एक्सप्लोर करेंगे। अप्लाइड एआई मतलब जो ऑलरेडी मॉडल बन चुके हैं उनको हम यूज़ करके एप्लीकेशंस बनाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे। एजेंटिक डेवलपर कि हम जो एआई बन गई है उसको जो अप्लाई करके जो चीज़ बनाएंगे वो एजेंट होगा। तो क्लाउड नेटिव अप्लाइड एआई एजेंटिक डेवलपर एक मतलब हमने टैगलाइन खुद से रन टाइम पे भी सोच के बना ली है कि ये एक्चुअली मेरा, अगर लेट्स सपोज मैं मुझे ये सारी चीज़ें आती हों तो मैं अपनी ये टैगलाइन रखूँ। क्योंकि इसमें हमने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं जो हमें मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो है वो टैगलाइन बन रही है। तो ये एक्चुअली हमारी टैगलाइन है जो हम बनना चाहते हैं। अब इसको बनने के लिए जो मेन चीज़ें हैं, क्लाउड नेटिव में डॉकर मेन चीज़ है, अप्लाइड एआई के अंदर जो एग्जिस्टिंग एलएलएम मॉडल चीज़ें बन गई हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनका नॉलेज हमारे पास होना। एजेंटिक मतलब हमें लैंगचेन लैंग्राफ के अंदर एक्सपर्टीज़ होना। तो ये एक हम फुल फ्लैज डेवलपर बन जाएंगे। अब डेवलपर एपीआई यानी हम बिल्ड करेंगे तो हम एक डेवलपर कहलाएंगे क्योंकि हम कोड कर रहे हैं हर चीज़ का। तो ये हमारा पाथवे होना चाहिए जो चीज़ें हमने कवर करनी है। लेकिन होपफुली इसके लिए देखो थोड़ा कम्प्लेक्स है, सारी चीज़ें आसान नहीं है। मतलब अगर पूरा पाथ देखें तो हर एक चीज़ नई चीज़ है, हर एक में हमें टाइम लगेगा एक्सप्लोर करने में चीज़ें। लेकिन आप लोग अगर साथ देंगे और स्ट्रेंथ रहती है तो इंशाल्लाह हम इसको और भी यानी इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, और चीज़ें इसको यूनिक बना सकते हैं कोर्स को, और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। यानी कि हर रोज़ हम एक नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होंगे, हर रोज़ हम नया एक आइडिया जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो पाइथन हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने नहीं भी की पाइथन की क्लासेस ऑलरेडी लास्ट क्लासेस हुई थी कुछ, तो उसकी रिकॉर्डिंग पढ़ी है तो आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ताकि आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अगर किसी को नहीं भी आती, यहाँ पे पाइथन की एक प्लेलिस्ट होगी जिसके अंदर डिटेल से पाइथन डिस्कस की हुई है, ऑलमोस्ट कोई 22 लेक्चर्स हैं। तो उसमें पाइथन की बेसिक हर चीज़ इसके अंदर जो है वो कवर है। तो आप लोग यहाँ से जो है एक दफ़ा देख सकते हैं, क्योंकि हम पाइथन को दोबारा कवर करने का प्लान नहीं रखते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 11 चीज़ें जो हमने पढ़नी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो काम की चीज़ें हैं उनको हम जल्दी जल्दी कवर करें। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास एआई थ्योरी है, इससे ही शुरू कर लेते हैं ताकि कुछ टर्मिनोलॉजी जो है ना हमें बनना शुरू हो जाएं, उससे हम बेस जो है वो हमारी बिल्ड होना शुरू हो। मेरे पास यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने डॉक बनाया था एक एआई थ्योरी का। ये एक रेपोजिटरी है, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। इसके टॉप पे रेपोजिटरी बनाई हुई है मैंने जेंटिक एआई के नाम से। ये एक पाथ है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उसी के अंदर मैं इस डॉक्स को भी शेयर कर देता हूँ। ये रिपोजिटरी है, इसके अंदर हमारा सारा कोड जो है वो पड़ा है। इस पूरे जो भी हम टॉपिक लिख रहे हैं ना उसका सारा कोड यहाँ पे ऑलरेडी भी पड़ा है, हम उसी को फॉलो करेंगे। और उसी में अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हुई हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो सकती हैं, तो उसी को हम जो है वो फोकस करेंगे। तो उसी के अंदर मैं इसका भी एक लिंक डाल देता हूँ ताकि हमारे पास इसकी भी एक रिकॉर्ड जो है वो बन जाए। तो फोल्डर का नाम हमने रखना है उसके अंदर मैं ये वाला लिंक जो है रख देता हूँ ताकि हमारे पास जो सेम कोड है वो आ जाए। ये मैंने फोल्डर डाल दिया, उसमें मैंने रीडमी डाल के उसमें लिंक रखा हुआ है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, सही है, ताकि आप लोगों को रेफरेंस हो इसका। तो इस पर अभी फ़िलहाल हम स्टडी करेंगे कि ये कीवर्ड जो हैं इसका मतलब क्या है। कुछ तो बेसिक कीवर्ड्स हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं, कुछ को हम साथ साथ जो है वो फोकस करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले एआई, द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन डिज़ाइन टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन।
वो कह रहा है कि हम एआई किसे बोलते हैं कि अगर हम मशीन के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ डालते हैं जो इंसान के अंदर हैं और वो इंसान की तरह काम करने लग जाएं तो उसको हम एआई बोलेंगे। अच्छा, इंसान के अंदर क्या इंटेलिजेंस है? इंसान देख सकता है, तो इसी तरह कंप्यूटर भी देख सके। अच्छा, देखने से क्या मुराद है कि मैं कुछ चीज़ देखता हूँ तो मुझे उसका मीनिंग पता होता है। लाइक अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, माइक है, इसको हम माइक बोलते हैं, इसको लैपटॉप बोलते हैं, इसको पर्सन बोलते हैं, इसको चेयर बोलते हैं। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ मुझे उसका पता है कि उसका मीनिंग क्या है या उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम एआई बोलेंगे। द सेम थिंग इज़ लाइक मशीन लर्निंग, अ सबसेट ऑफ AI focus on building system that learn from data to improve performance over time। अच्छा, ये AI का सबसेट है, इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे भी खोलें पिक्चर्स भी हम कोई साथ साथ देखते जाएंगे। कुछ इस तरह से हमें शेप नज़र आती है कि AI का सबसेट मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग है। तो यानी सबसे ब्रॉडर फील्ड जो है वो AI है, जिसके अंदर प्रॉब्लम सेट बड़ा है। यानी इंसान के अंदर इंटेलिजेंस देखने की है, सुनने की है, बोलने की है, लिखने की है, ये सेम सारी इंटेलिजेंस को हम कंप्यूटर में डालना चाहते हैं। तो ये एक ब्रॉडर सेंस है। अब मशीन लर्निंग उसका सबसेट है और उसमें क्या होता है? गिवन कंप्यूटर गिव्स द कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। यानी हम उसको कोई इफ़ कंडीशन नहीं बताएंगे, ये खुद से हमें चीज़ों को फाइंड करके देगा। इसकी एग्जांपल समझते हैं, फिर हमें थोड़ा शायद मशीन लर्निंग क्या होती है समझ आएगी। हम अज्यूम करें कि हम एक प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करते हैं। हम एक ऐसा पर्सन जो होम्स को सेल करता है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो घरों की सेल परचेज का काम करते हैं, वो किस तरह से, लेट्स सपोज अगर मैंने अपना घर सेल करना है तो वो किस तरह से फिगर आउट करता है कि इस घर की प्राइस क्या है? इसको हम फिर फैक्टर बोलेंगे ना, कि कुछ फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे? या फैक्टर या फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स इन्वॉल्व होंगे? घर का साइज होगा, फिर उसकी लोकेशन, उसमें नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी दिखता कैसे है घर, उसके अलावा उसके अंदर यानी फैसिलिटीज़ कौन सी हैं, सोलर लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है या नहीं। यानी बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो फैक्टर उसके अंदर या फीचर्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अब ये एक पर्सन जो है वो कैसे फिगर आउट कर लेता है कि लेट्स सपोज मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करनी है। अब मैं पहली दफ़ा गया हूँ, कोई बंदा मुझे बोले कि ये घर है, इसकी प्राइस बताओ, तो मैं उसकी प्राइस कैसे बताऊंगा? एनालाइज करके फिर देखो, लेट्स सपोज हमने सब एनालाइज कर लिया, फिर हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी प्राइस क्या है? हाँ जी, रफ सा एस्टीमेट। देखो रफ, अब ऐसे थोड़ी है मैं वो घर जो है वो 5 करोड़ का हो, मैं उसको कह दूं 1 करोड़ का रफ एस्टीमेट नहीं, रफ एस्टीमेट तो नहीं होता ना, कुछ चीज़ें मैटर कर रही होती हैं क्या? हाँ जी, बाकी घरों से कंपेयर करेंगे। एक्चुअली अगर हम इसको समझे ना, इसमें वो ही बंदा अच्छा रेट बता सकता है जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ऐसे ही है ना, प्राइस को एस्टिमेट करने के लिए एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंडेंसी आ रही है? एक नंबर ऑफ फीचर और दूसरा एक्सपीरियंस। अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ तो फिर मैं अच्छा रेट, मतलब मैं गलत एस्टिमेट कर दूंगा, और अगर मैं गलत एस्टिमेट करूंगा तो उससे मुझे क्या होगा? नुकसान होगा, लॉस हो सकता है। तो एक्चुअली मेन चीज़ है कि एक तो हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं, और उन नंबर ऑफ फीचर की बेस के ऊपर मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस क्या होता है? चलो हम और आसान कर लेते हैं, हम अपनी टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं कि हम वेबसाइट, कोई आपसे वेबसाइट बनवाना चाहता है, आप उस वेबसाइट की वो पूछे कि ये कितने में बनेगी, आप उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे? पहले उसके फीचर्स देखेंगे, सबसे पहला काम क्या है? फीचर देखना। अब लेट्स सपोज आपको फीचर पता लग गए,
अभी आपके पास तजर्बा नहीं है, तो आप कैसे एस्टिमेट करोगे? आप गलत एस्टिमेट कर सकते हो। तो इसका मतलब है फीचर प्लस एक्सपीरियंस, ये दोनों रिक्वायर्ड है ताकि मैं क्या कर लूँ, एस्टिमेट कर लूँ। अब मुझे बताएं कि अगर हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, अब एक्सपीरियंस क्या होता है? यानी समझो फीचर तो समझ आ गई ना, वेबसाइट के अंदर फीचर क्या होंगे, इसमें हेडर होगा नहीं होगा, फुटर कितने बटन्स होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये हो गया उसके फीचर्स। अब उस फीचर्स के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो हम यानी उस फीचर का के अगेंस्ट जो प्राइस डिडक्ट करेंगे या एस्टिमेशन करेंगे वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रही है। लेकिन एक्चुअली एक्सपीरियंस है क्या? एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? अच्छा, इसको हम अगर मोस्ट सिंपल कर लें तो क्या होगा कि एक जैसे फीचर के अगेंस्ट, यानी जो वेबसाइट हम बनाना चाह रहे हैं इस जैसे फीचर के अगेंस्ट पहले हमने क्या प्राइस दी थी, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। ऐसे ही उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, कि एक हमने वेबसाइट बनाई, उसके अगेंस्ट हमने उसको एस्टिमेट किया था, वो एस्टिमेट हो सकता है गलत हुआ या सही हुआ, फिर उस पर काम हुआ, फिर उसका एक्चुअल एस्टिमेट पता लगा और फिर वो वैल्यू क्या हुई हमारी, अपडेट हो गई, तो अब मेरा वो क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गई। ऐसे ही हुआ ना। अब लेट्स सपोज हमने दूसरी वेबसाइट बनानी है, अब मेरे पास जो प्रीवियस डाटा है उसको देखते हुए मैं दूसरी को एस्टिमेट कर दूंगा, तीसरी, चौथी, और अगर कुछ चीज़ें वेरिएबल हो रही हैं यानी फीचर चेंज हो रहे हैं, उसके फीचर चेंज होने की वजह से अगर जो है वो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट में जो प्राइस की वैल्यू है, काम होने के बाद जब मुझे एक्चुअल पता लगती है तो फिर मैं उसको क्या कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ या सेट कर लेता हूँ। समझ आ गई ना? अच्छा, ये एक जो है उसके अंदर चेंज जो है हमें नजर आ रहा है। अब मशीन लर्निंग क्या कहती है कि अगर मैं आपको सेटअप फीचर देता हूं, ठीक है, अगर तो सेटअप फीचर एग्जैक्ट मैच कर जाते, समझो हमारे पास मशीन को या एआई को डिसीजन लेने के लिए एक्चुअली एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और एक्सपीरियंस अगर हम देखें ना, इंसान का एक्सपीरियंस क्या होता है, वो उसके माइंड में डाटा होता है, डाटा ही हो। एक्सपीरियंस को अगर हम और सिंप्लीफाइज कर लें तो वो क्या है, मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन या डाटा जिसको मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ऐसे ही है ना कि वो मेरे माइंड में होगा तो उसकी बेस पे मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ। अब एआई को जो मेरे माइंड में डाटा है, यहाँ से सेंस बनी थी, यानी वो समझा, उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस कंप्यूटर को कैसे दें, तो इंटेलिजेंस कंप्यूटर को देने के लिए जैसे इंसान की इंटेलिजेंस क्या होती है, उसका एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या होता है, इंफॉर्मेशन डाटा। अगर वही इंफॉर्मेशन डाटा हम कंप्यूटर में डाल दें और जो हमारा दिमाग उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से लेकर डिसीजन लेता है एक नई इंफॉर्मेशन का, यानी लेट्स सपोज मुझे 1 लाख घरों को सेल करने का एक्सपीरियंस है, तो अगर मैंने एक नया घर सेल करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने सारे प्रीवियस एक्सपीरियंस को जानते हुए, उन फीचर्स को देखते हुए मैं बताऊंगा कि इसकी ये प्राइस जो है वो हो सकती है। लॉजिक बन रही है ना, ये प्राइस हो सकती है। तो एक्चुअली मैंने किस चीज़ से अंडरस्टैंड लिया, मैंने अपने डाटा से, यानी जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी उससे। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है कि वो कहते हैं कि हम कंप्यूटर को इतना इनफ डाटा दे देंगे और फिर उससे क्वेश्चन करेंगे, तो अब एक्चुअली वो डाटा उस कंप्यूटर के लिए उसका एक्सपीरियंस बन जाएगा, उसमें से वो हमें फिर एस्टिमेट या बताएगा कि क्या एक्चुअल चीज़ काम कर रही है। बात समझ आई या नहीं आई? ये एआई, इसको एआई कहते हैं। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग कहती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम के फीचर्स फाइंड करके मुझे देंगे। क्या करके देंगे? किसी भी प्रॉब्लम के फीचर्स फाइंड करके मुझे देंगे, और उन फीचर के अगेंस्ट आपने क्या प्राइस रखी थी वो भी देंगे। बात समझ आई? आप 1 लाख घरों के फीचर्स और उनकी प्राइसेस किसको दोगे? कंप्यूटर को दोगे। तो अब कंप्यूटर के पास तजर्बा आ गया क्या कि 1 लाख घर ये फीचर हो तो प्राइस कितनी होती है, इतनी होती है। अब हम एक नया घर परचेज करने जा रहे हैं, तो हम अब कंप्यूटर को सिर्फ फीचर देंगे और उससे पूछेंगे कि तुम इसका एस्टीमेट बताओ। अब वो इंसान की तरह बता सकता है या नहीं? क्यों? क्योंकि उसके पास 1 लाख घरों का डाटा अवेलेबल है।
उसके अगेंस्ट वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा और फिर एक फीचर निकाल के हमें प्रोवाइड कर देगा। समझ आ गई? तो इसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होती है कि मशीन डाटा को लर्न करती है, उसकी बेस के ऊपर फिर हमें प्रेडिक्शन करके देती है कि बेस्ड ऑन के इस तरह के फीचर हों तो ये इतनी प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। अगर हम प्रोग्राम, अगर मशीन लर्निंग ना होती तो अगर हम इफ़ कंडीशन से करते तो इफ़ कंडीशन से करना मुश्किल था, क्योंकि फीचर की वेरिएशन होना बहुत कॉमन चीज़ है। तो हल्की भी चीज़ आगे पीछे होगी तो हम वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मशीन लर्निंग में एग्जैक्ट इफ़ कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। हम एक दफ़ा डाटा दे के कंप्यूटर को ट्रेन कर देते हैं और फिर हम उसको कहते हैं कि ये एक नया फीचर है, मुझे बताओ इसमें इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अब डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग की समझ आ गई ना? डीप लर्निंग क्या कहता है कि मशीन लर्निंग में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि हम फीचर खुद एक्सट्रैक्ट करके देते हैं उसको, यानी एक चीज़ के फीचर हम खुद ढूंढ के उसको देते हैं। जैसे अब मशीन लर्निंग में हमने ये देखना है कि ये कैट है और ये डॉग है। मशीन लर्निंग क्या कहती है कि मुझे पहले बताओ, एक तो मुझे डेफिनेटली 1,00,000 पिक्चर्स दो, फिर मुझे बताओ कि इसके अंदर डॉग किसको कहते हैं और कैट किसको कहते हैं, यानी उसके अंदर जो फीचर्स है ना वो मुझे बताओ कि इसकी आंखें इस तरह की होती हैं, इसकी चीज़ें इस तरह की होती हैं, वो सारे फीचर बताओ। उन फीचर की बेस पे मैं प्रेडिक्ट करूंगा जब एक नई चीज़ मेरे पास आएगी कि ये डॉग है या कैट है। तो यानी मशीन लर्निंग में फीचर फाइंड करना इज इंपॉर्टेंट, तो हमें फीचर जो हैं वो चाहिए होते हैं। अच्छा, डीप लर्निंग क्या कहती है? डीप लर्निंग कहती है कि फीचर्स रिक्वायर्ड नहीं है, यानी डीप लर्निंग एक पर्टिकुलर चीज के अंदर फीचर खुद ढूंढती है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है ना। आप देखो ना, अगर फीचर ही सारे दे दिए तो फीचर के बाद फिर काम करना क्या पीछे, यानी फीचर को डिटेक्ट करना। कुछ तो फीचर इजी हैं, जैसे हमने बोला ना कि कंस्ट्रक्शन वाली एग्जांपल ली तो फीचर समझ में आ रहे कि कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, चीज़ें हैं, लोकेशन है, उनके फीचर बता दी, प्राइस बता दी, मशीन लर्निंग काम कर सकती है। लेकिन अब डॉग और कैट में क्या फीचर बताएं उसको? बात समझ रहे हैं कि ये डॉग है, ये कैट है, उसके क्या फीचर डिफाइन करें? अगर हम कर भी दें तो फिर भी मशीन लर्निंग में एरर आने के चांसेस बड़े हैं, क्योंकि उनके फीचर इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि समटाइम कैट की तरह के भी डॉग होते हैं, ऐसे होता है ना। तो इस तरह में भी वो कंफ्यूज हो सकता है और गलती के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं आती। एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट जवाब देता है। एआई में कभी भी कोई आंसर 100% नहीं आ सकता, अप टू दी 99% होता है। लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग से कैट एंड डॉग को वैलिडेट करवाओगे तो फीचर उसके निकालना मुश्किल है, अगर हम निकाल भी लें तो उसकी एक्यूरेसी अचीव करना बहुत मुश्किल है। डीप लर्निंग क्या कहता है? डीप लर्निंग कहता है कि ये जो फीचर है ना, ये मैं खुद फाइंड करूंगा। मतलब आप मुझे पिक्चरें दें, 1,00,000 पिक्चरें दे दें, बाद में मैं खुद ही देख लूंगा कि ये कैट है या ये डॉग है। सिर्फ मुझे ये बता दें कि इस पिक्चर को कैट कहते हैं और इस पिक्चर को डॉग कहते हैं, उसको बोलते हैं लेबलिंग। क्या बोलते हैं? लेबलिंग, डाटा लेबलिंग। एक दफा सिर्फ बताना है, यानी आप समझो कि 1,00,000 के 2 फोल्डर बना लें, एक में डॉग रख दें और एक में कैट रख दें, बस बता दिया आपने। अब ये पता लग गया किसको? एआई को। अब एआई खुद से फिगर आउट कर लेगा कि इसको डॉग कहते हैं और इसको कैट कहते हैं। उसके बाद मैं डॉग या कैट दूंगा तो वो खुद से डिटेक्ट कर लेगा, यानी उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या था कि उसके फीचर की, जो फीचर को फाइंड करना और क्या क्या फीचर होंगे ये बताना हमारी जॉब है, यानी डेवलपर बताएगा कि क्या क्या फीचर हो सकते हैं इस डाटा के अंदर। लेकिन डीप लर्निंग में ऐसे नहीं होता। डीप लर्निंग में फीचर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं। बस ये मेजर, यानी ब्रॉडर लेवल का मैं अगर सेंस दूं ना आपको, तो ये फर्क हो गया। तो एआई इज एन मेजर फील्ड जिसके अंदर इंसान की इंटेलिजेंस हम कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, और मशीन लर्निंग उसका सब पोर्शन है जिसमें हम फीचर फाइंड करके कंप्यूटर को डाटा देते हैं और वो उस पर काम करता है। एआई यानी बजाते खुद तो कोई वो नहीं है ना, एआई के अंदर सब टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम होते थे पहले,
2000 के अंदर या 2009 5-10 के अंदर वो बहुत यूज़ होते थे, रिकमेंडेशन सिस्टम होते थे, वो भी एआई है, रोबोटिक्स भी एआई है, और डाटा साइंस भी एआई है, मशीन लर्निंग भी एआई है, डीप लर्निंग भी एआई है। ये सब एआई के ही सब पार्ट और सब फील्ड्स हैं। लेकिन हमने एआई एक ब्रॉडर फील्ड है, उसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं मशीन और डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग का डिफरेंस मैंने बताया और डीप लर्निंग का भी डिफरेंस आपको बता दिया। अच्छा, अब जो डीप लर्निंग का जो मैकेनिज्म है ना, वो एक टेक्नोलॉजी पे चलता है जिसको हम न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं। यानी अगर हम देखें तो कभी इंसान को कुछ चीज़ों के, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम का सलूशन डीप लर्निंग ही है। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन वाली एग्जांपल दी, वहाँ मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? अब मैं घरों की तस्वीरें दे दूँ उसको 1 लाख और प्राइसेस साथ बता दूँ, तो डीप लर्निंग अच्छा बता सकता है कि नहीं घर की तस्वीर दें तो इसकी क्या प्राइस होगी? नहीं, क्योंकि उस पिक्चर के अंदर की तो पिक्चर है ही नहीं कि कितने रूम्स हैं कितने रूम्स नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन कौन ज़्यादा बेहतर दे सकता है? मशीन लर्निंग। लेकिन अगर मैंने कोई ये डिटेक्ट करना है कि ये घर है या ये प्लाजा है, तो फिर वहाँ पे कौन अच्छा काम कर सकता है? डीप लर्निंग। यानी प्रॉब्लम के लिहाज से अब मैं मशीन और डीप लर्निंग में स्विच करना पड़ता है। कहीं पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और कहीं पे डीप लर्निंग के एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, बेस्ड ऑन दी किस तरह की प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। अच्छा, अब डीप मशीन लर्निंग की तो समझ आ रही है कि वो कैसे सीखेगा। हमने सारे फीचर ही निकाल दिए और आउटपुट भी दिखा दी, तो फिर तो पीछे बचा ही कुछ नहीं ना, उससे वो सीख जाएगा और उसकी बेस के ऊपर वो अपनी लर्निंग कर लेगा। लेकिन डीप लर्निंग कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। डीप लर्निंग में क्या होता है कि इसमें इंसान कैसे देखता है। यानी अगर किसी ने मुझे डॉग और कैट दिखाई हो कभी, तो उसने थोड़ी बताया होगा कि डॉग के अंदर ये फीचर होते हैं, उसकी बॉल इस तरह के होते हैं। उन्होंने बस ये बताया ये डॉग है, ये कैट है। कभी उन्होंने उसके फीचर बताए कि इसके अंदर इतनी इसके दिल इतने होते हैं, इसकी चीज़ें इतनी होती हैं? किसी ने फीचर नहीं बताए कभी। ये बताते हैं ये चीज़ यही है बस। अब बाकी की चीज़ें हमें देख के पता लग जाए, शेप देख के समझ में आ जाती। अब सेम लॉजिक पे उन्होंने बोला कि अब हमेशा ना जितने भी आइडियाज़ एआई में आए हैं वो इंसान की देखो मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उन्होंने पहली डेफिनेशन में क्या बोला है, अगर हम दोबारा इसको पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं? द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन डिजाइन टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। यानी जितने एल्गोरिदम भी बनेंगे ना, वो बनेंगे उसी तरह के इंसान कैसे करता है। हमेशा उससे आपने अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि हम कैसे करते हैं, जिस तरह हम करते हैं वैसे मशीन को अंदर उन्होंने हमने फीचर डालना है। अब हम डीप लर्निंग की जो बात कर रहे हैं, डीप लर्निंग में जिस तरह हम देखते हैं कोई चीज़, तो हमें कोई एक दफ़ा बता दे कि ये लैपटॉप है, तो हमारा माइंड लर्न कर ले जाता है कि ये लैपटॉप है। वो कैसे करता है? हमारे माइंड के अंदर एक न्यूरल नेटवर्क है, यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, उसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है। यानी समझो जब किसी चीज़ का हमें पता लगता है, वो हमारे न्यूरॉन सिस्टम के अंदर वो चीज़ घूमती है, घूम के फिर उससे हमारा माइंड लर्न करता है। समटाइम गलती भी कर जाता है, भूल जाता है, फिर हम करते हैं। जब रिपीट करते हैं तो हमारा दिमाग ट्रेन हो जाता है कि इसको हम क्या बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि इंसान के अंदर न्यूरल सिस्टम है। वो अगर इंसान के अंदर न्यूरॉन्स ना हो या न्यूरल सिस्टम ना हो तो वो सेंस नहीं कर सकता, वो उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होगी। तो हमारी एक्चुअली इंटेलिजेंस जो है ना, वो डीप लर्निंग की वजह से है। यानी जो डीप लर्निंग जिस तरह काम कर रहा है उसी तरह इंसान काम करता है कि वो न्यूरॉन्स की मदद से काम जो है वो कंप्लीट करता है। सेम इसी तरह जो है हमारा ब्रेन भी एक्ट करता है और वो मशीन लर्निंग की चीज़ों को इम्प्लीमेंट जो है वो कर रहा होता है। तो इसमें कैसे काम करता है कि हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, यानी बहुत सारी लेयर्स होती हैं या छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम चंक्स के अंदर डाटा देते हैं। यानी एक डॉग है ना, उसके हम मल्टीपल छोटी पिक्चर्स बना लेते हैं और वो मल्टीपल न्यूरॉन्स के अंदर या डिफरेंट लेयर्स के अंदर घूमती हैं। उससे कंप्यूटर लर्न करता है कि इसके अंदर, यानी उसमें से वो फीचर ढूंढने की कोशिश करता है मैक्रोस्कोप लेवल पे। यानी जब वो फुल उसको जूम कर लेगा, छोटे लेवल पे बिल्कुल जूम कर लेगा, तो अब उसको समझ आएगा कि यहाँ करके एक पॉइंट आता है, यहाँ करके इस तरह का कलर आता है, यहाँ करके ये चीज़ आती है। तो उससे ऐसा वो एक दफ़ा एक पिक्चर को गुजारता है,
फिर दोबारा एक दफ़ा उसी पिक्चर को गुजारता है, फिर एक दफ़ा उसी पिक्चर को गुजारता है, ऐसा 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 कर करके उसको समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, इस चीज़ को ये बोलते हैं। उसके बाद जब हम उसको नई चीज़ देते हैं तो उसकी शेप भी ऑलमोस्ट उससे मैच कर रही होती है, और जब मैच कर रही होती है तो उससे वो लर्न कर लेता है कि अच्छा इसको हम डॉग बोलते हैं या कैट बोलते हैं। तो वो हमारे न्यूरॉन सिस्टम की मदद से वो काम करता है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, इनकी समझ आ गई आपको? अच्छा जी, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये दो जो है वो 3 चीज़ें हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अच्छा, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ये 3 यानी लर्निंग्स होती हैं। कंप्यूटर को हम सिखाते कैसे हैं, वो 3-4 चीज़ें हैं उसके अंदर। स्पेसिफिकली हम डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं इस वक्त ना। डीप लर्निंग में हम इस तरह से करते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग करते हैं या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करते हैं या री इन्फोर्समेंट लर्निंग करते हैं। कैसे? अच्छा, इसका मतलब क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि ट्रेनिंग एन एल्गोरिथम विद लेबल्ड डाटा, मतलब हम उसको बताते हैं ये कैट है और ये डॉग है, इसको हम बोलते हैं लेबल्ड डाटा। और इससे जो है ना वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यानी सुपरवाइज्ड लर्निंग से जो हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासीफाई थिंग्स, कि ये क्या है और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो वो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। अगर हम एक डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसके ऊपर हम लेबल लगा के देते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है, इसको लैपटॉप बोलते हैं, इसको माइक्रोफोन बोलते हैं, उसको सुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं। अच्छा जी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? ट्रेनिंग एन एल्गोरिथम ऑन डाटा विदाउट लेबल्स, यानी हम कंप्यूटर को डॉग कैट हर चीज़ मिक्स करके दे देंगे और अब हम बोल देंगे अब उस पर कंप्यूटर ट्रेन होगा, और वो जो ट्रेन होगा उसको हम बोल देंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कैसे? इसकी एग्जांपल क्या है? आप लोगों ने फ़ोन में अक्सर देखा होगा कि आपके फ़ोन में अगर आप मल्टीपल लोग पिक्चर्स लेते हैं तो एक जो है ना वो गैलरी के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है जहाँ पे सबके फेस नज़र आ रहे होते हैं। फोटोज़ में होता है ना ऐसे, तो किसी एक पे क्लिक करें तो फिर उसकी क्या होती है सारी, हाँ, उसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। क्या बोलते हैं? क्लस्टरिंग। यानी अब हमने तो नहीं बताया ना कि इस फेज को नवीद बोलते हैं, इस फेज को ये बोलते हैं, इस फेज को वो बोलते हैं। तो कंप्यूटर ने सारी पिक्चर को अंडरस्टैंड करके क्लस्टर बनाए। क्लस्टर समझते हैं? उसने चीज़ों को, हमारे पास समझो 1 लाख पिक्चर्स थी, उसने उसके ग्रुप बना लिए। कितनी पिक्चर एक जैसी हैं, कितनी एक जैसी हैं और कितनी एक जैसी हैं, लेकिन वो पिक्चर एक जैसी हैं उनको कहते क्या हैं ये नहीं कंप्यूटर को पता। नहीं समझाई? देखो, अगर हमारे पास 5 लोगों की तस्वीरें हैं और 5 लोगों की 50-50 तस्वीरें हैं, तो वो क्या करेगा? 50-50 तस्वीरों को अलग अलग क्या कर देगा? ग्रुप बना देगा, जिसको क्लस्टर बोलते हैं। लेकिन वो तस्वीरें किसकी हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन लहदा हो गई है। तो ये भी इंटेलिजेंस ही ना कि उसने तस्वीर को तस्वीर से मैच करके सेपरेट कर लिया है। जिस तरह इंसान, अब मेरे पास 50 मतलब मेरे पास 5 लोगों की 50-50 तस्वीरें हों, मुझे उनके नाम ना पता हूं, तो मैं वहाँ क्लस्टरिंग करता हूँ या नहीं करता? हमारा दिमाग करता है या नहीं करता? इंसान कर सकता है ना, इंसान के अंदर इंटेलिजेंस है ना कि अगर मैं आपको 5 लोगों की 50-50 तस्वीरें दे दूं और मैं कहूँ कि इनको लहदा करो, तो आप कर लोगे ना? क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस क्या है? आप देख के अंदाजा लगाओगे कि ये इससे मैच कर रही है, ये इससे मैच कर रही है या इससे मैच कर रही है, यानी आप क्लस्टरिंग कर रहे होगे इसमें, हम क्लस्टर बना रहे होंगे उसको। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा जी, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अ टाइप ऑफ ML वेयर एन एजेंट लर्न टू मेक अ डिसीजन बाय रिसीविंग रिवॉर्ड फॉर इट्स एक्शन। यानी वो कह रहा है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग उसको बोलते हैं कि एक AI या एजेंट अपने किए हुए एक्शन से दोबारा सीखता है। यानी उसने एक एक्शन किया, हमने कहा कि तुमने गलत किया, तो हमने जो गलत उसको कहा तुमने किया, उसने इस बात से भी लर्न कर लेना। बात समझ रहे हो? जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो रोबोट को फुटबॉल वाले ग्राउंड में छोड़ देते हैं, वो वहाँ पे खेल रहा होता है। शुरू में वो गलतियाँ करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्लेयर की तरह खेलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहा होता है।
यानी वो रन टाइम पे देखता है कि यार ये बंदा गोल कैसे कर रहा है, ये बंदा गोल कैसे कर रहा है, उसकी बेस पे वो क्या करता है लर्न कर लेता है चीज़ें, और वो जो चीज़ें लर्न करता है उस लर्निंग की बेस के ऊपर उसकी जो है वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग हो रही होती है। यानी समझो री इन्फोर्समेंट लर्निंग एक्चुअली इस लाइन का मतलब क्या है कि वो डिसीजन लेता है और उसके रिवॉर्ड सिस्टम, यानी अगर उसने गलत गोल किया तो हम उसको कहेंगे तुमने गलत गोल किया, तो वो उससे सीख जाएगा और उसी से वो अंडरस्टैंडिंग बार बार बनाता है और उससे अपनी लर्निंग जो है वो लेता है। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है उसने कि इसका मतलब क्या है कि हम ये जो है वो कर सकते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग है, उसमें नहीं कर रहे ना, नहीं क्लस्टरिंग लेवल नहीं है, आप बात नहीं समझे। हमने ग्रुप बना दिया ना लहदा, क्लस्टर बना दिया लहदा, अब वो क्लस्टर एक ग्रुप है, अब ग्रुप को लेबल थोड़ी किया है। यानी 5, कभी गूगल में ये देखा है कि 5 लोगों की तस्वीरें हों, वो ये तो बताता है कि ये इस पर्सन की तस्वीर पे क्लिक करो उसकी ये तस्वीरें हैं, लेकिन वो ये तो नहीं बताता ना इसका नाम क्या है। बात समझ रहे हो, तो उसका नाम नहीं पता होता। अब ऐसे ही यहाँ से समझो ना कि मैं आपको मतलब 200 पिक्चर्स देता हूँ और मैं वो 200 पिक्चर 4 लोगों की हैं, मैं आपको बोलूँ कि इसके क्लस्टर बनाओ, तो आप क्या करोगे, 4 ग्रुप बना दोगे, लेकिन आपको क्या पता कि वो बंदा कौन है, नहीं। वो कैसे पता लगेगा, अगर उस तस्वीर पे उसका लेबल हुआ हो, यानी उसका नाम लिखा हो। तो अगर नाम लिखा हुआ है तो फिर लेबल वो होगी, फिर तो आपने क्लस्टरिंग भी की, साथ में क्लासिफिकेशन भी कर ली। क्लासिफिकेशन क्या होती है, फिगर आउट करना कि भाई इस नाम के यानी नवीद नाम की कितनी पिक्चर्स हैं, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लस्टरिंग मतलब आपने एक साइड पे ग्रुप बना दिया लेकिन उसकी चीज़ें नहीं देखी। अगर हम पिक्चर देखें तो शायद आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मतलब समझो वो कह रहा है कि 2 हमारे पास आइटम है, एक है जो मतलब समझो इस तरह की 2 टाइप की हमारे पास जो है ना वो डायग्राम है, सर्कल है। यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने क्या किया है, इनके नाम भी लिखे, यानी इसको यानी वो बता रहा है कि ये एक ग्रुप है, ये सारी चीज़ें ट्रायंगल है, ये सारी चीज़ें सर्कल है, और उसको ये बोल रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो वो क्या बना रहा है, बड़े ग्रुप बना रहा है, यानी 2 बड़े ग्रुप बना दिए। उसको नहीं पता कि ये ग्रुप कौन सा है और ये ग्रुप कौन सा है, ये नहीं उसको पता कि ये ग्रुप कौन सा है, लेकिन ये पता है कि ये कोई ग्रुप है, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे समझ रहे हो कि हमारे पास इतने सारे डॉट्स थे। अब यहाँ पे आपको शायद और भी मेजर पिक्चर समझ आ जाए। ये सारे डॉट्स मिक्स थे, अब इसमें से कुछ रेड थे कुछ ब्लू थे, उसने यहाँ पे क्या कर दिया, अलग अलग कर दी, क्लस्टर यानी ग्रुप से बना दिए। जो येलो से मैच कर रहे हैं उनको अलहदा कर दिया, जो ग्रीन से मैच कर रहे हैं, जो रेड से मैच कर रहे हैं, उनके 3 क्लस्टर बना दिए बेसिस ऑन। अब कैसे क्लस्टर बनाया होगा उसने, एक जैसे का मतलब क्या होता है, फीचर इंजीनियरिंग। यानी मशीन लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग हम खुद बताते हैं, फीचर इंजीनियरिंग खुद करते हैं, लेकिन डीप लर्निंग फीचर इंजीनियरिंग खुद ब खुद कर लेती है। तो एक्चुअली इसने ये क्या की है, फीचर इंजीनियरिंग की है ना, फीचर फाइंड किए हैं कि कौन से फीचर कौन सी पिक्चर कौन से फीचर के साथ रिलेट करती है। फीचर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं इसको वर्ड ना, समझ आ रही है ना। मतलब आपने ये वर्ड याद रखने हैं, आप इनको याद करोगे आपको समझ आएगी, तो आपको टर्मिनोलॉजी समझ आना शुरू होंगी। कि मैं कोई भी वर्ड बोल रहा हूँ, अगर आपको उसकी समझ नहीं आ रही आप उसके बारे में से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फीचर इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, क्लस्टर किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। अब अगर मैं वर्ड ट्रेनिंग बोल रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है, यानी हर एक चीज़ का एक मतलब है, आपने उसको समझना है ताकि आपको जो है वो डेफिनेशन समझ आना शुरू हो। तो अभी तक हमने कौन बताएगा, हमने 6 डेफिनेशन कवर की हैं, कौन कौन सी की हैं। सही है। तो मशीन लर्निंग क्या होती है,
हम डाटा भी देते हैं और साथ में यानी फीचर इंजीनियरिंग हमारी साइड पे होती है, सही है। डीप लर्निंग क्या होती है? फीचर खुद से प्रेडिक्ट करता है। डीप लर्निंग जो फीचर प्रेडिक्ट करता है उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? न्यूरल नेटवर्क्स। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करता है। अच्छा, अब डीप लर्निंग के अंदर हम अगर डाटा लेबल करके दें तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या बोलते हैं? सुपरवाइज्ड। अगर हम डाटा विदाउट लेबल दें फिर उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई एआई का मॉडल अपने किए हुए एक्शन से लर्न करे तो उसको क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अच्छा जी, न्यूरल नेटवर्क। इंसान भी बहुत रीइंफोर्समेंट लर्निंग करता है, ऐसे ही ना, गलतियां करता है, फिर सीखता है, फिर दोबारा अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है, फिर काम करता है, फिर सीखता है, फिर गलती करता है। तो वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है? वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहा होता है। ये सारे वर्ड इंसान की इंटेलिजेंस से ही निकले हैं कि इंसान क्या क्या एक्शन लेता है, चीज़ें करता है, उसी से ये सारे इंटेलिजेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, न्यूरल नेटवर्क्स, ये मैंने अभी बताया, ये क्या है? न्यूरॉन्स की तरह काम करता है और ये डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से डीप लर्निंग खुद फीचर इंजीनियरिंग करता है। यानी समझो, अगर कोई पूछे आपको कि डीप लर्निंग फीचर इंजीनियरिंग कैसे करता है, आपने कहना है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके डीप लर्निंग जो है वो फीचर इंजीनियरिंग करता है। तो अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स की तस्वीर देखें, मैंने न्यूरल नेटवर्क लिखा था, फीचर इंजीनियरिंग साथ में आ गया, आप शायद इससे समझ सकते हैं कि कैसी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अब हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे वैसे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का और भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। कैसे? समझ आ रही है ना? मशीन लर्निंग का क्या मतलब है कि वो इनपुट, फिर हम फीचर भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर वो वहाँ से लर्निंग शुरू कर रहे हैं। यानी इनपुट मतलब डाटा और साथ में फीचर एक्सट्रैक्शन होगी, फिर लर्निंग हो रही है या आउटपुट आ रही है फिर। और डीप लर्निंग में कोई इनपुट दे रहे हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन भी उसी के अंदर है, प्लस लर्निंग भी उसी के अंदर है, फिर आउटपुट हमारे पास आ रही है। और ये जो जाल बिछा हुआ है इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? ये यहाँ पे देखो, एक न्यूरॉन अपने अगली लेयर के सारे न्यूरॉन से क्या होता है? कनेक्टेड। और ये इससे ऐसे, ये इससे ऐसे, यहाँ पे अब जितने न्यूरॉन एक लेयर में बढ़ते जाएंगे और जितने अगली में लेयर में होंगे उतने ही उसके कम्बिनेशंस बन जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसके सब के साथ कम्बिनेशन है, इसके साथ, और ऐसे हमारी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यानी सारी लेयर जो है आपस में कनेक्टेड होती है। नहीं, आप देखो, सम हाउ लर्निंग तो वो करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहा है वो, उसके अंदर भी मल्टीपल एल्गोरिदम, मल्टीपल डिफरेंट तरह से ट्रेन होते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि वो जो लर्निंग कर रहा होता है उसकी लर्निंग बेस्ड ऑन फीचर होती है। ये मेजर फ़र्क है। उसने सिमुलेशन करने के लिए समझाया कि ये मशीन लर्निंग मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन को सेपरेट किया ताकि हमें डीप लर्निंग का कंसेप्ट समझ में आ सके। थोड़ा सा ना खुश्क होता है थ्योरी पढ़ना ना, क्योंकि कोडिंग नहीं हो रही होती, एरर्स नहीं आ रहे होते, थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा, हमारे उसके बाद न्यूरल नेटवर्क की एक सब टाइप है जो प्योरली इमेजेस के लिए यूज होती है, इसको हम CNN बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक यानी ये डीप लर्निंग एल्गोरिथम प्राइमरली यूज फॉर इमेज प्रोसेसिंग या फीचर रिकॉग्निशन सिस्टम। अगर आप डीप लर्निंग के अंदर जो न्यूरल सिस्टम बनाएंगे, यानी एक स्पेशलाइज्ड आर्किटेक्चर जो लिखते हैं जो इमेजेस के लिए ऑप्टिमाइज होता है, उसको हम CNN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CNN बोलते हैं। वीडियो के लिए, इमेजेस के लिए, इस तरह के एल्गोरिदम जितने भी यानी बनते हैं उसमें हम CNN की लेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, अ टाइप ऑफ NN वेयर, NN मतलब न्यूरल नेटवर्क, वेयर कनेक्शन बिटवीन नोड्स फ्रॉम अ डायरेक्टेड ग्राफ अलोंग अ टेम्पोरल सीक्वेंस।
लैंग्वेज मॉडलिंग एंड ट्रांसलेशन, यानी जो LLM या ट्रांसलेशन होती हैं वो RNN, यानी समझो कि जो हमारे LLMs है ना, भी चैट GPT भी जो काम कर रहा है वो समझो न्यूरल नेटवर्क की टेक्नोलॉजी भी ट्रेंड है, उसको इसकी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसको ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं, वो आगे आएगा उसकी भी टर्मिनोलॉजी। लेकिन ये ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी RN समझो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे बेस कर रही होती है। तो यानी कि बेस लेवल पे जो टेक्नोलॉजी चल रही है ना वो CNN और RNN जहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है यानी टेक्स्ट और इस तरह की चीज़ें ट्रांसलेशन, और CNN जहाँ पे इमेजेस और वीडियो डाटा आ जाता है। जो भी मॉडल आप देख रहे होंगे जो इमेजेस पे चल रहा होगा और जो अच्छे रिजल्ट दे रहा है उसके पीछे जो बेस टेक्नोलॉजी या लेयर यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, CNN। और जो भी LLM या लैंग्वेज मॉडल हैं या ट्रांसलेशन मॉडल हैं जो टॉक कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनके पीछे जो लेयर इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं, RNN लेयर। और ये दोनों चीज़ें न्यूरल नेटवर्क्स हैं, यानी न्यूरल नेटवर्क की दो सब टाइप हैं। एक टाइप जो है वो वीडियो इमेजेस के लिए स्पेशलाइज्ड है, एक टाइप जो है वो लैंग्वेज के लिए स्पेशलाइज्ड है। जितने भी हमारे लैंग्वेज मॉडल्स हैं यानी GPT मॉडल है, जेमिनी का मॉडल है, इसके पीछे जो एल्गोरिदम यूज हो रहा है यानी ये ट्रेन हुए हैं न्यूरल नेटवर्क से। देखो न्यूरल नेटवर्क से क्यों ट्रेन हुए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जब हमने उनको टेक्स्ट, देखो मैं उसको कहता हूँ ईमेल लिख दो, चैट GPT ईमेल लिख रहा है ना, वो कैसे लिखता है, इसका मतलब पहले मैंने उसको सिखाया है। अब वो सिखाया, आप लोग मुझे बताएं कि सिखाया कैसे होगा, मतलब कौन सी लर्निंग यूज हुई होगी। नहीं देखो दो तीन तरह की लर्निंग्स है ना, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और साथ में लर्निंग। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सुपरवाइज लर्निंग इन केस अगर हुई है तो उसमें हमने फीचर उसको एक्सट्रैक्ट करके दिए होंगे या नहीं। एक ईमेल के फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो आपका माइंड क्या कहता है कि फीचर निकालना किसी ईमेल के आसान है या मुश्किल है। तो मशीन लर्निंग यूज करनी चाहिए या डीप लर्निंग। देखो जो टेक्स्ट जनरेट होता है ना इसके अंदर भी हम फीचर को खुद से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखो ईमेल के अंदर टोन कभी बदल जाती है क्योंकि इसमें तो हजारों फीचर बन सकते हैं, तो वो फीचर को एक्सट्रैक्ट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लैंग्वेज के अंदर फीचर फाइंड करना इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं, हमने उसको बहुत सारी ईमेल्स तो दी होंगी लेकिन उन ईमेल के फीचर्स क्या हैं ये नहीं बताया होगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने फिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की होगी, डीप लर्निंग यूज की होगी। अब डीप लर्निंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी बेस पे यूज होती है जिसकी मदद से डीप लर्निंग लर्न करता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क की आगे दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, CNN और RNN। तो चैट GPT ने कौन सी यूज की होगी, RNN यूज की। या जेमिनी ने कौन सी यूज की होगी। मतलब अगर वो दोनों मल्टी मॉडल है, मल्टी फंक्शनल मॉडल है, मतलब वो मल्टीपल चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, फिर वो दोनों ने उसको यूज़ किया होगा। लेकिन टेक्निकली आपको समझ आ रही है, जहाँ पे लैंग्वेज होगी RNN, जहाँ पे इमेजेस वीडियो होगी वहाँ पे CNN आ जाएगा। समझ आ गई आपको। तो ये यानी बेस हमारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। हाँ अब इमेजेस के अंदर उसको फीचर का कैसे पता लगता है ये भी नहीं पता ना। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। देखो वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड लेयर की बात है कि एक्चुअल में वो फीचर को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है रन टाइम के अंदर। इसका एल्गोरिदम तो बेस लेवल पे किसी को नहीं पता, यानी बेस लेवल पे जिसने बनाया है उसने कोई बहुत सारे, यानी हमें जब हम PhD करते हैं ना तो फिर हम एक्चुअली इसको बहुत डिटेल में बहुत सारे डिफरेंट जो है वो पढ़ के हमें पता लगेगा बुक्स के एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो लर्न कैसे कर रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। तो जिस तरह वो इमेजेस को लर्न कर लेता है उसी तरह समझो ये टेक्स्ट को भी लर्न कर लेता है। इसमें बहुत पावर होती है न्यूरल नेटवर्क्स में। लेकिन उसके हम आर्किटेक्चर्स डिफाइन करते हैं, उसकी लेयर्स डिफाइन करते हैं, वो लेयर्स एक्चुअल में कैसे काम करती हैं उस पर हम आएंगे। यानी उसकी हम उस पर एक लॉन्ग वीडियो, यानी एक पूरा लेक्चर जो हमारा था ना, पॉइंट कौन सा, मॉडल डेवलपमेंट, उसके अंदर हम ये देखेंगे एक्चुअली हमने मॉडल डेवलपमेंट क्या करनी है। हमने यही सीखना है कि मैंने उसको अगर कैड दिए हैं
तो एक्चुअली इसको कैसे पता लग जाता है? जब हम एक दफ़ा तो बता रहे हैं ये कैट है, लेकिन बाद में हम कोई नई कैट दे रहे हैं तो उसको कैसे पता लग जाता है ये कैट है या नहीं? एक्चुअली वो कुछ ना कुछ तो फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो फीचर एक्सट्रैक्शन बेस लेवल पे वर्क कैसे कर रही है ये हमने समझना है। अगर वो हमें समझ आ गई, फिर हमें ये समझना है कि एक टेक्स्ट मैंने उसको दिया है तो उस टेक्स्ट की वो लर्निंग कैसे करेगा। यानी मैंने एक ईमेल दी है, उससे 1,00,000 ईमेल्स दे दी हैं, तो एआई कैसे लर्न करेगा कि 1,00,000 ईमेल ये, और इसको ईमेल बोलते हैं और इसके अंदर ये टोन है, ये चीज़ें हैं, इसका क्या मतलब है? तो उसके अंदर फिर हमें थोड़ा डीप जाके अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। तो इस पर हम एक पूरा लेक्चर बनाएंगे कि एक्चुअली ये जो फीचर की एक्सट्रैक्ट होता, फीचर इंजीनियरिंग ही है। यानी देखो कंप्यूटर कोई इंसान की तरह फीलिंग तो नहीं रखता ना कि जिसको फीलिंग से कोई पता लग सके चीज़ें, तो अल्टीमेट तो ये फीचर इंजीनियरिंग ही है। जैसे मशीन लर्निंग में है ना, कि मैंने होम वाली आपको एग्जांपल दी, क्या सारे फीचर अगर दे दें तो फिर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है? नहीं। अगर मैंने आपको फीचर और प्राइसेस बता दी हैं, अगर किसी बंदे का एक्सपीरियंस नहीं भी है वो भी एस्टिमेशन कर सकता है। इसी तरह अगर डीप लर्निंग में भी वो कैड के फीचर अंडरस्टैंड करवा दें हम कंप्यूटर को, या उसको पता लग जाए कि कैड किसे कहते हैं, उसमें ये फीचर होते हैं, तो एक नई कैड आएगी तो उन फीचर को वो उनसे कंपेयर नहीं कर पाएगा। एक्चुअली सारी गेम है फीचर इंजीनियरिंग की। तो हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि ये फीचर इंजीनियरिंग कैसे होती है। इसके बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, फंक्शंस हैं, यानी कंट्रोल डेवलपर के हाथ में भी हैं कि आप किस तरह फीचर, यानी डीप लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट। और हाँ, उसके अंदर फिर हम जाते हैं डीप में कि कैसे वो एक्टिवेशन फंक्शन जो है लर्न करते हैं और कैसे फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम। तो यानी समझो कि बने बनाई चीज़ें हैं बहुत सारी, उनको यूज़ करके हम बीच में से फीचर निकालते हैं। हम नहीं निकालते, डीप लर्निंग खुद से निकालते हैं। हम सिर्फ एक आर्किटेक्चर या एक जो है बेस लेवल का एल्गोरिथम दिखाते हैं। मैं आपको दिखा ही देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। कोई एक एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये एक मॉडल की शेप है, यानी इसको हम एक मॉडल बोलते हैं। मॉडल वैसे क्या होता है, हमने मॉडल पे तो डिस्कस ही नहीं किया। मॉडल क्या होता है? एआई में मॉडल बोलते हैं ना, मॉडल के वर्ड का क्या मतलब है? अच्छा, और किसी के ज़हन में आ रहा हो मॉडल किसे कहते हैं? आर्किटेक्चर। अच्छा, मॉडल क्या होता है? दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है आसानी के लिए ना। अभी देखो मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले बेसिक समझ जाएं। इसके जितना मैं आसानी से समझा रहा हूँ इसका एक्चुअल में वो मतलब नहीं है, और डीप भी नॉलेज है इसका, लेकिन मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि मॉडल किसे कहते हैं। एक कंप्यूटर को किसी इंटेलिजेंस को परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? वो क्या है? एक डाटा, सही है, एक्चुअल डाटा। देखो ना, एक मैंने बोला पहले आपको बताया कि इंसान की इंटेलिजेंस क्या है, उसका इंफॉर्मेशन डाटा, वो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, प्लस उस डाटा से लर्निंग कैसे करनी है उसका हम एक कोड लिखते हैं जिसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। इन दोनों को जमा कर देना, उससे जो चीज़ पैदा होती है उसको क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। यानी डाटा प्लस आर्किटेक्चर इक्वल टू मॉडल, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ पे भी देखो तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ये सारा हमने उसको डाटा दिया है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ये एक डाटा है। उस डाटा की हमने शेप्स बना के उसको इनपुट के अंदर वो डाटा दे दिए, और साथ में ये क्या देती है हमने? आर्किटेक्चर। इससे हमारा क्या बन गया? मॉडल। तो एक्चुअली आपसे अगर कोई पूछे कि मॉडल क्या है, जीपीटी का मॉडल क्या है, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि जीपीटी के बाद बहुत सारा डाटा प्लस एक आर्किटेक्चर है कि उस डाटा से लर्निंग कैसे लेनी है, उसका जो आउटपुट है उसको क्या बोलेंगे? जीपीटी मॉडल। बात समझ आ गई? अब जीपीटी मॉडल बन गया, यानी जब एक मॉडल बन जाता है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, एक आर्किटेक्चर मतलब कोड उस डाटा से लर्निंग करने का, और उस पर्टिकुलर जो मॉडल हमने बनाना है उसका डाटा और उससे लर्निंग कैसे उसने की है, ये दो चीज़ें उसके पास होती हैं, उससे हमारा एक मॉडल बन जाता है।
अब ये जो लर्निंग कैसे करनी है, ये जो प्रोसेस चलता है इसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं। मैं चार्जर भी लगा लूँ बंद ना हो जाए। यानी अगर मैं उसको डाटा भी दे दूं और आर्किटेक्चर भी दे दूं, उसके बाद मैं उसको रन कर दूं, मैं कहूँ तुम सीखो इससे, सीखना कैसे है? वो आर्किटेक्चर यानी कोड में लिखा है, और क्या किस चीज़ पे सीखना है वो डाटा है। उससे जो लर्निंग होगी, यानी जब वो सीख रहा होता है, उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? मॉडल ट्रेनिंग। उसको क्या बोलते हैं हम? मॉडल ट्रेनिंग बोलते हैं। अच्छा, मॉडल ट्रेनिंग जो है एक्चुअली क्या हो रही होती है कि मैंने 1,00,000 पिक्चर दी, वो एक एक पिक्चर को पकड़ेगा, जो मैंने आर्किटेक्चर दिया है उसके थ्रू उसको प्रोसेस करेगा, उससे लर्निंग करेगा, और फिर दोबारा से अगली पिक्चर, फिर अगली पिक्चर, फिर अगली पिक्चर, इस तरह से काम करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल ट्रेनिंग। यानी इस सारे प्रोसेस को, यानी 1,00,000 पिक्चर को 1 बाय 1 लर्न करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मॉडल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? मॉडल ट्रेनिंग। और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो एक मॉडल हमारे पास तैयार हो जाता है। यानी आर्किटेक्चर की बेस पे उसने लर्निंग करनी है ना, जिसको हम ट्रेनिंग बोल रहे हैं, उससे हमारा एक मॉडल बन जाता है। अच्छा, आर्किटेक्चर क्या होता है? यहाँ पे आर्किटेक्चर एक्चुअली हमारे सामने ही नज़र आ रहा है, हम इसको देखना हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। आर्किटेक्चर क्या होता है कि हमने इनपुट डाटा की कैसे देनी है और हमने आउटपुट डाटा की किस तरह से जनरेट करनी है। उसके अंदर हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मैथमेटिकल फंक्शन। एक्चुअली एआई इज नथिंग, इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एंड अ मैथमेटिकल फंक्शन। यानी एआई जो है वो स्टैट के मेथड और मैथ के मेथड का मजमू है। स्टैट प्लस मैथ इज एआई। यानी जो आर्किटेक्चर है ना, ये फंक्शन जो है एक्टिवेशन फंक्शन रिलो, ये एक मैथ का फंक्शन है। सॉफ्ट मैक्स यहाँ पे होगा, सॉफ्ट मैक्स भी एक्टिवेशन फंक्शन है, ये भी एक मैथ का फंक्शन है। सिग्मोइड भी है। यानी बहुत सारे मैथ के हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। उससे वो एक्चुअली हम अपने डाटा को रीशेप करते हैं उन मैथ के फंक्शंस को लेके। और किस तरह रीशेप करना है, कौन सा मैथ का फंक्शन कब लगाना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का स्टेप क्या होगा, डेट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। डेट इज कॉल्ड, यानी एक मेरे पास पिक्चर है, उसको लेके उस पर मैथ का ये फंक्शन लगाओ, फिर उसके बाद ये मैथ का फंक्शन लगाओ, फिर ये मैथ का फंक्शन लगाओ, फिर ये मैथ का फंक्शन लगाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? मॉडल आर्किटेक्चर। समझ आ गई आपको? तो ये हमने बनाया है। जैसा कि हमने इनपुट डाटा दिया, फिर उसको मैथ का तुम फंक्शन लगाओ रेलू, और आपने साइज क्या करना है पिक्चर का 3x3। फिर आप क्या, मैंने उसको बोला है कि आप इस पे मैक्स पुलिंग करो, साइज 2x2 कर दो पिक्चर का। फिर मैंने बोला दोबारा 3x3 कर दो, और उसकी जो है वो पिक्सल 30 वो कर दो, उसका साइज 64 कर दो, और 3x3 कर दो, और उसको रिलू कर दो, और एंड पे हमने इसको सॉफ्ट मैक्स कर दिया। यानी कब कौन सा मैथ का फंक्शन चलाना है, डेट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। सीक्वेंस क्या होगी, यानी ये हम शुरू में सॉफ्ट मैक्स भी चला सकते हैं, बाद में रिलू चला सकते हैं, हम कुछ भी मैथ का फंक्शन कभी भी चला सकते हैं। अभी हम इस साइंस में तो नहीं जा रहे कि ये मैथ के फंक्शन चलते कैसे हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे मॉडलिंग के अंदर के 2-3 फंक्शन मैथ के ये कैसे चलते हैं, लेकिन हमें वहाँ तक जाने की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अभी बस ये समझेंगे आर्किटेक्चर क्या होता है। समझ आ गई ना? एक्चुअली कुछ नहीं है, एआई लर्निंग कैसे करता है, एक पिक्चर को पकड़ता है, मैथ के कुछ ऑपरेशन लगा के उसको रीशेप कर करके उससे फीचर समझ लेता है, फिर पिक्चर पकड़ता है, उसमें मैथ के फंक्शन लगा के फीचर समझ लेता है। यानी जो फीचर एक्सट्रैक्शन होती है ना, वो कैसे होती है? एक्टिवेशन फंक्शन की वजह से। और वो ये है रिलो, सॉफ्ट मैक्स, और इनके जो है डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। यानी यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाएंगे कि रेलू कैसे काम करता है, उसकी ये समझो मैथ का ऑपरेशंस हैं कुछ। यानी सिग्मॉइड इस तरह से डाटा को शेप बनाता है, सॉफ्ट मैक्स इस तरह से शेप बनाता है,
ये इस तरह से लिनियर नॉन लिनियर चलता है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं कि किस तरह से इसकी सीक्वेंस या शेप बनती है। इसकी डिटेल में एक दफ़ा जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम दोबारा जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे। कहाँ पे थे हम वैसे? डॉक में थे, सॉरी यहाँ पे थे। इसकी समझ आ गई? मॉडल और ट्रेनिंग क्या होती है उसकी भी समझ आ गई। अच्छा, मॉडल ट्रेनिंग एक्चुअली कैसे हो रही होती है उसकी भी मैं आपको एक कोई पिक्चर दिखा देता हूँ। पिक्चर से इंसान ज़रा जल्दी सीख जाता है ना। इस तरह से यानी हमारी पिक्चर जो है वो हो रही होती है, यानी ये एक पिक्चर है समझो हमारी, और इस तरह से हम डिसाइड कर रहे होते हैं अपने आर्किटेक्चर के अंदर कि एक पर्टिकुलर डाटा से हमारा एल्गोरिथम या मॉडल कितनी दफ़ा लर्न करेगा चीज़ें। सही है, यानी एक ही इमेज के ऊपर कितनी ट्रांजिशन करेगा वो, उसको हम इपक भी बोलते हैं। यानी एक दफ़ा एक पूरे डाटा से लर्न करने के बाद दोबारा लर्न करेगा या नहीं करेगा और कितने कहाँ तक जाएगा, इसको हम इपक बोलते हैं। तो इस तरह की जब हम मॉडल की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं तो कुछ इस तरह की हमारे पास रिजल्ट आ रहे होते हैं, जिसमें इपक नंबर हमें नज़र आ रहा होता है, एक्यूरेसी नज़र आ रही होती है, लॉस नज़र आ रहा होता है, वॉल्यूम ऑफ लॉस नज़र आ रहा होता है, वॉल्यूम ऑफ एक्यूरेसी नज़र आ रही होती है। इनकी बेस के ऊपर अगर हमें ये स्टैट सही नज़र नहीं आ रहे तो हम फिर दोबारा कहाँ पे जाते हैं, अपने आर्किटेक्चर पे, और पैरामीटर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और इस तरह पैरामीटर को चेंज कर करके हम अपने मॉडल को क्या कर लेते हैं, ट्रेन कर लेते हैं। सही है, तो इसको हम मॉडल ट्रेनिंग बोलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एक वर्ड है अवर फिटिंग। क्या वर्ड है? अवर फिटिंग। अवर फिटिंग क्या होता है कि व्हेन अ मॉडल लर्न द ट्रेनिंग डाटा टू वेल इंक्लूडिंग नॉइस एंड आउटलायर परफॉर्म पुअरली ऑन अ न्यू डाटा, अ कॉम्प्लेक्स मॉडल दैट परफॉर्म वेल ऑन ट्रेनिंग डाटा बट पुअरली ऑन टेस्ट डाटा। आइडिया क्या है कि जब आप एक मॉडल को बहुत कम डाटा देंगे तो वो बहुत आसानी से उससे हर चीज़ लर्न कर लेगा एक्यूरेटली। सही है, यानी उसकी एक्यूरेसी समझो 99% आ रही है ट्रेनिंग के दौरान। अगर किसी मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान एक्यूरेसी 99% आ रही है तो जब हम उसको नया डाटा देंगे ना तो वो उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा एग्जैक्ट मैच कर लिया चीज़ों को। तो जब एग्जैक्ट मैच कर लिया तो न्यू डाटा पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं अवर फिटिंग। उसने ज़्यादा ही कुछ लर्न कर लिया, अवर फिट हो गया मॉडल। अंडर फिटिंग, when a model is too simple to capture the underlying pattern in the data, a linear model used for complex knowledge। यानी अगर उसने अभी पूरा लर्न नहीं किया चीज़ों को तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर फिटिंग। यानी अभी वो उसने पूरा एग्जैक्ट जितना उसको एक्यूरेट होना चाहिए उतना एक्यूरेट नहीं। अच्छा जी, क्रॉस वैलिडेशन, अ टेक्निक फॉर assessing how result of statistical analysis will generate to an independent data set tend for cross validation in a model training। यानी अगर हम देखना चाहें, अच्छा क्रॉस वैलिडेशन क्या चल रही है कि इटरेशन 1 में हमने पहले उसको टेस्ट डाटा दिया, फिर ट्रेन दिया, फिर इटरेशन 2 में हम पहले ट्रेन डाटा दे रहे हैं फिर उसको टेस्ट डाटा दे रहे हैं। इस तरह हमने सारी इटरेशन में अपने टेस्ट डाटा की प्लेसेस को चेंज की है ताकि वो कंफ्यूज ज़्यादा हो। यानी ट्रेनिंग के अगर हम उसको बताएंगे कि ये टेस्ट डाटा है और ये आपका ट्रेनिंग डाटा है तो वो उस पर ही ट्रेन अवर फिट हो जाएगा। अगर हम उसको क्रॉस वैलिडेट करेंगे, मतलब उसको घुमा के रखेंगे कि कब हम उसको टेस्ट डाटा दे रहे हैं उसको पता ना लगे, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। तो ये भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं सम टाइम जब हमने डाटा मॉडल को टेस्ट करना होता है उसकी एक्यूरेसी को। अंडर फिटिंग, जब आप एक चीज़ को लर्न कर रहे हो लेकिन आपने पूरी तरह उसको अभी लर्न नहीं किया तो वो उसको हम अंडर फिटिंग बोलेंगे, यानी जितना आपको लर्न करना चाहिए था।